चलिए भाई, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस निर्धनता क्लास में। आज हम समझेंगे गरीबी क्या है और हम लोग गरीब है कि नहीं है उसको भी समझेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले चर्चा में रहेगा वो है इसका अर्थ क्या होता है, गरीबी का अर्थ क्या है। ठीक है, किसे गरीबी कहा जाता है, अर्थ। फिर आगे इसकी परिभाषा देख लेंगे, डेफिनेशन क्या है इसका। फिर आएंगे इसके प्रकार, कौन कौन से गरीबी के प्रकार हैं। ठीक है, क्या हो गया। ठीक है, तो क्या क्या बात करना है, पहला अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, इसके प्रकार हो गया। इन सब को देखने के बाद जो है कौन सा संगठन है जो इसकी गणना करता है, तो गणना करने वाले संगठन की बात करेंगे। और फिर आएगा जो है कि भारत में अलग अलग समयों में कब कब गरीबी के स्थिति के मापन के लिए विभिन्न कमेटी बनाए गए हैं, उनकी बात यहाँ पर करेंगे। तो पहले इन चार कंप्लीट करते हैं पहले। तो जैसे आपने कहा यहाँ पर कि बेसिक नीड, तो यहाँ पर अर्थ यदि हम देखें गरीबी क्या है, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है, वो है मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता, इसके लिए वर्ड क्या है, बेसिक नीड कहते हैं इसको। ठीक है, इसी के लिए वर्ड क्या है, बेसिक नीड। तो एक व्यक्ति जो अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा, एक व्यक्ति या समुदाय, ठीक है, अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में अक्षम है, तो उस स्थिति को उसे कहा जाए गरीबी की स्थिति, यहाँ पे कहा जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे क्या है प्रभावित होते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो उसे हम कहते हैं गरीबी की समस्या, उसे कहा जाता है। तो वर्ड क्या है, मूलभूत आवश्यकता। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा व्यवस्थित शब्द जमा सकते हैं यहाँ पर। जब कोई व्यक्ति अथवा समुदाय वित्तीय संसाधनों की कमी कारण, वित्तीय संसाधनों के, वित्त मतलब पैसे की बात ना, ध्यान रखना धन की बात कर रहे हैं, वित्तीय संसाधनों के अभाव में, संसाधनों के अभाव में अपनी न्यूनतम आवश्यकता को भी, जो बेसिक नीड है, न्यूनतम आवश्यकता है, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में, आवश्यकता को पूरा करने में अक्षम है, तो वह स्थिति कहलाता है गरीबी की स्थिति। ठीक है, अक्षम हो तो वह गरीबी कहलाती है। ठीक, तो ये बेसिक अर्थ हमने यहाँ पर देखे, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है भाई बेसिक नीड है क्या, इस बेसिक नीड में है क्या, तो आपने कहा भाई रोटी कपड़ा मकान है। ठीक, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा यहाँ एग्जाम्पल मैं परिभाषा के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। नीति आयोग के अनुसार, ठीक है, तो नीति आयोग कहता है कि जब कोई व्यक्ति जब पहला, रोटी क्या बोल सकते हैं, रोटी के लिए वर्ड क्या है, भोजन। ठीक है, कपड़ा वस्त्र, रोटी कपड़ा मकान आवास, वो भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तीसरा हो गया, तो 3 हो गया। चौथा बोला है यहाँ पर, ध्यान रखना, वो है चिकित्सा। ठीक है, बेहतर चिकित्सा, ठीक है, बेटर हेल्थ कह सकते हैं, चिकित्सा। और 5वीं बात बोलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा। तो इनको प्राप्त करने में क्या है, अक्षम है, तो उसे कहा जाएगा निर्धन कहा जाएगा। किनके अनुसार, नीति आयोग के अनुसार। तो कितने मूल बातें हैं, 5 मूल बातें हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रोटी कपड़ा मकान को याद रखना, उसके नाम, उसके शब्द को मैंने दूसरा शब्द लिख दिया यहाँ पर, चिकित्सा है, आपका शिक्षा है। तो इन 5 आधारों को प्राप्त करने में एक व्यक्ति क्या है, अक्षम है, तब कहलाता क्या है, वो गरीब है, निर्धन उसे माना यहाँ पर जाएगा जो है। क्लियर है। अब आते हैं भाई, इन्हीं के एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते थे, गरीब कहलाती है, जैसे क्या, भोजन है, वस्त्र आवास है, बेहतर चिकित्सा और आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ पर उदाहरण दे सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे आया किसके अनुसार, नीति आयोग को याद रखना, पूछता है नीति आयोग के अनुसार कौन कौन से मापदंड हैं, तो ये मापदंड आपको याद यहाँ पे रखना है।
3 को तो भूलेंगे नहीं, 2 को याद रखना, चिकित्सा और शिक्षा है। ठीक, तो इनको प्राप्त करने में अक्षम है, इनको प्राप्त करने में अक्षम होना, असमर्थ होना कह सकते हैं, अक्षम होना, असमर्थ होना। ठीक, यहाँ तक ठीक क्लियर है। तो पहला स्थिति हमने अर्थ की बात की है, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके, उन कह सकते हैं उन बेसिक नीड को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, ये परिभाषा यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा है। क्लियर है। तो पूछते हैं नीति आयोग के अनुसार गरीबी के मापदंड में है, तो ए ऑप्शन रहता है, नंबरिंग रहता है, ये 5 रहेगा, छांटना रहता है इसमें से, तो ये जो 5 अगर किसी ऑप्शन में रहेगा तो 5 को ले लीजिएगा। ठीक है। अब मान लो ऑप्शन में केवल 4 ही को सिलेक्ट करने का मौका दे रहा है, मान लो ऑप्शन ऐसा दिया है, ऑप्शन ले लेते, बना लेते हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन है, बी है आपका, सी है आपका, डी है। तो इन 5 में से सेलेक्ट करना है, केवल वाला वर्ड रहेगा, केवल ओनली, केवल 1 व 2 ऐसा रहेगा, केवल 1 2 3, फिर बोला गया केवल 1 2 3 और 4 दिया है, और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, बताइए। ए वाले कौन है, कोई है ए वाले? सवाल समझ में आया? नीति आयोग के अनुसार गरीबी के मापदंड में शामिल है, ये सवाल है। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 क्या स्टेटमेंट है, इसके आधार पर ऑप्शन ये वाला है, ए बी सी डी, इनमें छांटना है। तो क्या होगा आंसर बताइए। ए वाले कोई है, बी वाले, सी वाले, डी वाले? अरे कौन से वाले हो तुम लोग? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे, पूछ रहा हूँ आप लोग जो है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको इन चारों में जो बेस्ट विकल्प होता है, उपयुक्त आंसर उसको लेना है। आप पढ़े कि सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट से क्या है, ये सवाल बना है। तो भाई जिसमें ज्यादा आयाम शामिल होगा वही आंसर यहाँ पर लेना रहता है। अब ये बात बोला, मुझे 5 बताया गया था तो ऑप्शन में था नहीं, इनमें से कोई नहीं मार दो, अरे गलत हो गया। क्यों? अरे भाई इनमें है कि नहीं, इनमें से कोई तब लेते हैं जब ऊपर के आंसर क्या हो, गलत हो। इसमें से कोई गलत बात करता हूँ, मतलब इसमें कुछ गलत रहता है और वो यहाँ पे मेंशन रहता है, तब इनमें से कोई नहीं होता। तो बाकी सब क्या है, सही है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, सी यहाँ का राइट आंसर होगा जो है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑप्शन हमारा उसी को चयन करना होता है जो 4 में सबसे उपयुक्त होता है। बेसिक जो पढ़े रहेंगे उसके आधार पर ऑप्शन आपको चयन करना रहता है। ठीक है। अब पूछा भारत में मान लो हम बात कर रहे हैं कि 74% क्या है, साक्षरता दर है। ऑप्शन में 74 है ही नहीं है, 72 है, 71 है, 73 है, 76 है। तो 73 को लेना सीधा सीधा, जो सबसे क्लोज रहे उसको लेना है। ठीक है, ये आंसर लेने का तरीका यहाँ पर होता है। और इसी कारण केवल फ्री में जो नंबर हमको मिलना चाहिए था वो भी हमको गलत हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बात की, अर्थ देख लिए, परिभाषा देख लिए। अब आते हैं प्रकार, गरीबी के कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे गरीबी के मुख्यतः 2 प्रकार दिखता है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें तो 4 तरह के प्रकार आप देख सकते हैं। तो पहला जो गरीबी है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, निरपेक्ष गरीबी। नंबर 1 निरपेक्ष गरीबी, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। दूसरा है सापेक्ष गरीबी है, इसके लिए रिलेटिव है, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2। तीसरा है परिस्थिति गरीबी, परिस्थितिजन्य गरीबी, ठीक है, परिस्थितिजन्य गरीबी। ठीक, फिर आता है चौथा, आता है पीढ़ीगत गरीबी। तो आपके बुक में 2 दिया हुआ है, घबराइए मत, जो है बहुत सिंपल सा है, 2 तो मेन होता है, बाकी इनके अलावा अन्य वे परिस्थितिजन्य गरीबी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है पीढ़ीगत गरीबी जो है, सब में गरीबी लगा दीजिए, गरीबी अभी है क्या। तो शॉर्ट में इसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एपी बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, क्या बोलेंगे, परिस्थिति मतलब क्या होता है, सिचुएशन, एसपी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। और पीढ़ी क्या है, पीढ़ी क्या बोलते हैं इसको, है जनरेशन पॉवर्टी, ठीक, जनरेशन बेस्ड पॉवर्टी, जनरेशन जीपी, तो इसको ध्यान रखना। तो एपी है, आरपी है, एसपी है, आपका जीपी है। क्लियर है यहाँ पर। अब इन्हीं को थोड़ा सा जानिए, अलग से हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए चारों को, ठीक है। चारों को यहाँ पर आप आ जाइए। तो क्या देख रहे हैं, गरीबी या निर्धनता के प्रकार,
गरीबी या निर्धनता के प्रकार। ठीक है, तो पहले लाइन से देखते हैं। सबसे पहला लेते हैं नंबर 1। नंबर 1 यहाँ पर लीजिए, वो है निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी। तो जो आप गरीबी का अर्थ आपने अभी तक से देखे हैं, उस अर्थ परिभाषा को सीधा से डाल दीजिए, आपको बन जाएगा निरपेक्ष गरीबी। यहाँ पर बन जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कैसे? तो जब कोई व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को ही, ठीक, जब कोई व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता की बात की हमने, क्या होता है, किसको बोलते हैं आवश्यकता? हाँ, वही रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा है, शिक्षा है। ठीक, वो 5 आयाम है। तो इनको प्राप्त करने में क्या है, अक्षम है। तो जो वास्तव में जो अक्षम है, जो सच में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हम गणना करते हैं, तब कहलाता है निरपेक्ष गरीबी। मतलब जो प्राप्त कर रहे हैं हम काउंट करेंगे नहीं, सीधा सीधा। जो वाकई में क्या है, गरीब हैं, जो रोटी है, कपड़ा मकान है, या भोजन वस्त्र आवास है, शिक्षा है, इनको अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं लोग केवल इसमें शामिल किया जाता है। केवल ये ध्यान रखना। तो 5 आयाम है, ठीक, ध्यान रखना है। तो इनको प्राप्त करने में क्या है, असमर्थ है, अक्षम है। तो उससे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। यहाँ तक क्लियर है? अब 2 चीज ध्यान रखना है कि ये कौन से देश में ऐसे गरीब पाए जाते हैं, या ज्यादा संख्या कहाँ पर दिखता है यहाँ पर। तो कौन से देश में ऐसी गरीबी हमको दिखेगा। तो जो विकासशील देश होते हैं, अब कौन सा देश है, इंडिया है क्या? तो विकासशील देश यानी कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, वहां पर इसी प्रकार गरीबी देखने के यहाँ पर मिलता है। तो उदाहरण के लिए कौन, भारत। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऐसे जो गरीबी में आते हैं, शामिल होते हैं, उनकी गणना किस मेथड पर की जाती है, गणना। तो ये सवाल पूछता है, तो उसका आंसर है हेड काउंट मेथड, सिर गिनने की विधि। तो ये 3 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिर गिनने की विधि बोलते हैं, हेड काउंट मेथड बोलते हैं, हेड काउंट मेथड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो पूछा जाता है कि भाई निरपेक्ष गरीबी किन देशों में पाया जाता है। तो विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको लेना क्या, विकासशील देश लेना है। विकासशील ऑप्शन ही नहीं है, भारत की बात कर रहा है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, ऐसा ऑप्शन है, इंडिया आपको आंसर यहाँ पर लेना है। क्लियर है यहाँ पर? तो 3 बातें आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। 3 सवाल है, क्या होता है निरपेक्ष गरीबी, जो असल में, जो वास्तव में जो गरीब है उनकी गणना करना। सरल भाषा में कहा है, जो वास्तव में जो गरीब है उनको जोड़ना, उनकी संख्या को जोड़ना, क्या है, निरपेक्ष गरीबी है। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं जी, ध्यान रखना, दूसरा है, उसको हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। नेक्स्ट आता है, उसके लिए वर्ड हम लगा सकते हैं यहाँ पर, सापेक्ष गरीबी। और सापेक्ष के लिए क्या वर्ड है, इसके लिए रिलेटिव पॉवर्टी कहेंगे। ठीक, रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है ना? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, आइए। निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष गरीबी। तो इसमें हम बता सकते हैं, जब किसी देश के, ठीक है, जब किसी देश में कह सकते हैं, जब किसी देश में अमीर वर्गों की, क्या हो गया, अमीर वर्गों से उसी देश की गरीब लोगों की प्रतिशत अंतर को सापेक्ष गरीबी कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी देश में अमीरों की तुलना गरीब कितने हैं कहते हैं। ठीक, तो उसे कहा जाएगा सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना, अमीरी और गरीबी के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना खाई है, उसका आकलन किया जाता है सापेक्ष गरीबी में।
कोष्टक में लिखना अमीर और गरीब का तुलना करने के लिए जिस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं सापेक्ष गरीबी कहेंगे। क्लियर है। और इसको, इस गरीबी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, दो तरह के सिद्धांत हम इस्तेमाल करते हैं इसकी गणना करने के लिए। यहाँ पर क्या है, हेड काउंट मेथड है, शेर गिनने की विधि है। तो यहाँ पर इसकी गणना करने के लिए गणना की विधि, तो कौन से विधि हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, तो इसका आंसर है, दो विधि इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है, उससे हम बोलते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज अर्थशास्त्री है, लॉरेंज वक्र। और दूसरा है गिनी गुणांक, ठीक, गिनी गुणांक, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, गिनी यहाँ पे अर्थशास्त्री है, लॉरेंज यहाँ पर अर्थशास्त्री है। तो ये सवाल पीएससी प्रीलिम्स से आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र जो है आय की असमानता को व्यक्त करता है, तो दोनों करते हैं। ऑप्शन में एक लॉरेंज था तो लॉरेंज बस लेना था, दोनों रहता है दोनों लेते हैं आप जो है। तो नीचे में लिख लें क्या करते हैं, दोनों आय की असमान, ये मतलब ही क्या होता है, सापेक्ष गरीब मतलब क्या है, आय की असमानता, अमीर और गरीब की क्या है, कितना डिस्टेंस है, गेप है, उसको हम काउंट करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे लिख लेना आय की समानता, आय की असमानता, आय की असमानता का मापन होता है, का मापन। ये पीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, ध्यान रखना जो है। अब जब ये दोनों आ गए हैं तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है लॉरेंज वक्र। तो यहां पर देखिए दो तरह की बात की जाएगा। यहां पर देख रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं, आपने एक्स वाई का डायग्राम बनाए होंगे स्कूल में, कॉलेज में, ध्यान रखना। तो यहां पर मान लीजिए यहाँ 10, 20, 30, 40 ऐसा बना लेते हैं। यहाँ पर भी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। नीचे में परिवारों की संख्या है, नीचे में परिवारों की संख्या, ठीक है, परिवारों की संख्या है। और संख्या कितना कितना है यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ले लीजिए पहला जो नंबर है 10 है, 10 परिवार यहाँ पर है, 20 परिवार यहाँ पर है, 30 है और यहाँ पर 40 है। आप चाहें तो 2, 4, 5 भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप 100 भी रख सकते हैं। इधर परिवारों की संख्या ध्यान रखना, ये क्या है, परिवारों की संख्या हो गया। ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है, तो ये है उनकी आय, परिवारों की आय। इधर बना सकते हैं परिवारों की आय, इनकम है, ठीक। तो जो फैमिली है उनकी आय, तो कितने कितने हैं यहाँ पर, तो इसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम इधर लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 में 10,000, किसमें, आप लिखना 1000 में, इधर लिखना 1000 रुपये में, 1000 रुपये में। डायग्राम क्लियर है, समझ में नहीं आया। इधर नीचे में परिवारों की संख्या है, संख्या नंबरिंग में है, परिवारों की आय है किसमें, 1000 में है। तो 10 मतलब 10,000, 20 मतलब 20,000। तो यहाँ पर 10,000 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और यहाँ पर हो गया 40। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पर मान लीजिए हम 45 डिग्री एक रेखा बनाते हैं, सीधा हम रेखा यहाँ पर खींच देंगे 45 डिग्री का, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए हम रेखा यहाँ पर ऐसे खींचते हैं 45 डिग्री का, तो इसे कहा जाएगा न्यूट्रल लाइन कहेंगे, इसे समानता रेखा कहा जाएगा। जो व्यक्ति जितना कमा रहा है उतना पैसा वहां पर खर्च हो रही, कैसे, तो यहाँ पर देखो डॉट डॉट हम बना रहे हैं यहाँ पर जो है, ताकि आपको समझ आए। ऐसा देखो, तो ये 10 वाला मामला है, 10,000 वाला, ऐसा मान ली बना, सब बराबर बनेगा ऐसे। तो जहां पर जा रहा क्या है वही पर मिलेगा ये वाला, तो क्या होगा, समानता रेखा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा मान ली ये वाला स्थितियां होगी, क्या होगा, इसको बोले समानता रेखा। 10 परिवार हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20 परिवार हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो क्या है, एक न्यूट्रल लाइन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो हम बीच में लाइन खींचे 45 डिग्री में, क्या है, समानता रेखा कहा जाएगा इसको, इसको बोलेंगे समानता रेखा, इक्वालिटी लाइन कहेंगे, समानता रेखा कहा जाएगा। लेकिन ये तो समझने के लिए भाई कि क्या है, सीधा हम खींच सकते हैं, लेकिन क्या शब्द इसमें ऐसे बने, क्या नहीं। तो क्या हुआ, ये होगा वक्री। तो कैसे वक्र, तो पहला कंडीशन ये वाला हो गया, सेकंड कंडीशन उसी का मैं बना रहा हूं बिना नंबर दिए, यही है ऐसा। तो क्या हम बोल रहे हैं, ये वाला लाइन क्या है, समानता रेखा वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए यही वक्र कैसे हो, तो यही वाला जो समानता रेखा है, तो ऐसा मान लीजिए वक्री हो जाए, ऐसा क्या है, मतलब क्या, झुकाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो झुकाव होगा ये क्या दिखाएगा, ये होगा असमानता होगा, ये असमानता होगा। और जितना ज्यादा ये वक्री होगा, जितना ज्यादा नीचे झुका होगा, उतना ही ज्यादा असमानता को दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला क्या था जी, यहाँ भाई 2-3 हजार बस कमा रहा है, लेकिन इधर वाला जो फैमिली क्या रहेगा, इधर तो भैया 40 फैमिली क्या है, 40,000 कमा रहा है। अरे समझ आई नहीं आई वाला,
तो यहाँ ये जितना वक्र होगा, ध्यान रखना, जितना ये वक्री होगा, जितना ज्यादा वक्री होगा, वक्र जितना ज्यादा नीचे होगा, डाउन होगा, उतना ही ज्यादा असमानता यहाँ पर दिखाएगा जो है। क्लियर है? और यही कौन बताता है? लॉरेंज वक्र, यहाँ पर लॉरेंज साहब यहाँ पर बताते हैं आय की असमानता को लेकर। क्लियर है यहाँ पर? तो ये ध्यान रखना। अब दूसरा क्या है, तो गिनी गुणांक क्या है? तो गिनी गुणांक ने नया कुछ नहीं कहा, पूरा नाम है कोरेडो गिनी नाम है इनका जो है, तो उसको जानना नहीं, बस याद रखना गिनी गुणांक क्या होता है। तो जो लॉरेंज वक्र था उसी को इन्होंने अंकों में व्यक्त कर दिया। इन्होंने कहा अगर किसी देश में समानता रेखा होगा तो उसको इन्होंने कहा जीरो कहा। ये वाला क्या है? समानता वाला है। ये जो 45 डिग्री वाला क्या है जी? समानता है ना, उसको कहा जीरो को मान दिया। और जो थोड़ा सा भी झुकेगा या बहुत ज्यादा झुके उसको कहा गया एक, कहा गया एक। ठीक है? अगर न्यूट्रल लाइन रहेगा, कोई असमानता नहीं होगा, तो उसको मान दिया जीरो कहा। और थोड़ा सा झुके, बहुत ज्यादा झुके, उसको कहा एक कहा। तो इसके हिसाब से हम गिनी गुणांक बना सकते हैं। यहां पर आगे पिछले लें, आगे बढ़ाएं, चलो यही बना लो, अगर बना लेते हैं यहीं पर तो क्या होगा? तो यहां पर देखो भाई, यहां पर हम लेते इसको ए लेते हैं। मैं इसको कर देता हूं, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि समझ में आए। यहां पर इसको ले लो, तो ये ए नंबर है। ए नंबर क्या है? असमानता दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? असमानता दिखा रहा है ना। ये इसको बोलेंगे छायांकित भाग कहेंगे, इसको कहा जाएगा छायांकित भाग। तो गिनी गुणांक बराबर होता है, गिनी गुणांक बराबर आप लिख सकते हैं ऐसे लीजिए। तो गिनी गुणांक का मान क्या होता है? गिनी गुणांक बराबर, ठीक है। तो यह ए मतलब क्या है? ए क्या है? असमानता को दिखा रहा है, तो ये है छायांकित वाला भाग, छायांकित भाग यानी क्या? ए। क्लियर है? और नीचे में रहेगा छायांकित भाग, मतलब समानता रेखा का संपूर्ण भाग, समानता रेखा का संपूर्ण भाग। कैसे? तो यहां पर ए मान लो, इसको बना लो ए, ए मत बनाओ, ए ऑलरेडी बना चुके हैं, बी बना लो उसको जो है, ये हो गया बी। इसको आप बना लो सी, ठीक है, इसको सी बना लो और इसको डी बना लो जो है। तो भैया ध्यान रखना क्या होगा, तो यहाँ पर तो आप बना सकते बी सी और डी। तो यहाँ पर बी सी और आपका डी। अरे समझ आ नहीं आया? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, जो रेखा है जो जितना झुके क्या है? असमानता है। तो कितना है ये? ए तक असमानता है, तो हमने एक ऊपर रखे हैं, और जितना नीचे वाला है, मतलब जितना 45 के जितना नीचे वाले सबको नीचे डाल दिए हैं। तो क्या किया? उसको जो है बी सी और डी नाम दे दिए हैं। इतना क्लिष्ट आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, केवल समझाने के लिए। ठीक है? क्लियर है? तो क्या क्या समझना है आपको? पहला हम देखें लॉरेंज वक्र क्या है। तो हमने देखा एक वक्र बनाते हैं, इधर परिवारों की संख्या है, इधर परिवार की आय है। अगर भाई मान लो 10 परिवार है, 10,000 कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 परिवार 20,000 कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? समानता रेखा यहाँ पर बनेगा। लेकिन यही जो समांतर है क्या हो जाए जी? वक्री हो जाए, झुकाव हो जाए। तो जो पहला परिवार तो भाई नाम मात्र कमा रहा है ना, ये कितना कमाएगा? 5,000 2,000 कमाएगा। इधर कितना कमा रहा है? इधर 40,000 कमा रहा है यहाँ। तो ये पहले वाले परिवार की तुलना में ये लास्ट जो परिवार है उसमें क्या है? आय की समानता है कि नहीं है? इसी बोलते हैं लॉरेंज वक्र कहते हैं। अब लॉरेंज वक्र ने जो ग्राफ बनाया था उसको गिनी गुणांक ने मैथमेटिक्स के माध्यम से समझाने का कोशिश किया। तो क्या कहा इन्होंने? ये जो लाइन है ना, जो 45 डिग्री में बन रहा है, उसको बोला समानता रेखा कहा इन्होंने भी कहा, और उनको मान दिया कितना? जीरो कहा, मतलब कोई असमानता नहीं है। और जैसे थोड़ा सा झुके, बहुत ज्यादा झुके, उसका नंबर दिया क्या? एक कहा। इसका क्या है? उस देश में असमानता है। तो इसका सूत्र मान लो बनाना है गिनी गुणांक का। तो छायांकित भाग मतलब क्या है? ये वाला पार्ट, झुका वाला पार्ट, और उसके नीचे वाला पार्ट क्या है? सबको नीचे डाल देना। अगर बी सी डी नहीं लिखना चाहते हैं तो छायांकित भाग का संपूर्ण निचला वाला भाग, ये 45 डिग्री के नीचे वाला भाग, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मेंस में लिखने के लिए आता है। आपको प्रीलिम क्या पूछेगा? तो पूछता है भाई गिनी गुणांक का मान क्या होता है? गिनी गुणांक का मान, ये मूल्य, इसका मूल्य क्या होता है? तो क्या होगा बताइए, क्या होता है? गिनी गुणांक का मूल्य क्या होगा जी? अरे 0 से 1 होगा ना, 0 से 1 हो रहा है, ये 0 वाला मामला हो गया। और ये क्या है? 1 वाला मामला हो गया। उल्टा मतलब है ना, 1 से 0 मत कर देना, 0 से 1 लेना है। क्लियर है? फिर सवाल दूसरा नंबर, गिनी गुणांक में समानता का मान है, समानता का मान होता है, समानता का मान क्या होगा? तो यहां पर होता है जीरो को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन रहेगा 0 1 2 ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आपको लेना है 0। फिर बोले असमानता का मान बताओ, असमानता का मान बताइए। तो क्या लेना है आपको? जो है
1 लेना है। क्लियर है? तो 3 प्रश्न यहाँ पर आपको जानना है वनडे के हिसाब से, और बाकी मेंस में आता है बनाने के लिए, तो आप इसको यहाँ बनाना रहेगा। कितने लोग को समझ में नहीं आया बता दो इसको, और बाकी लोग को आ गया? बताओ क्या है इसमें, कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? ये वाला पार्ट देखो, इसमें सीधा सीधा जो डायग्राम बना है आपका, पहला जो डायग्राम बनाया है वो समझ में आ गया, लॉरेंज वाला। ये देखो, ये वाला पार्ट क्या बोला जा रहा है, ये वाला जितना मैंने बहुत ज़्यादा झुका दिया है, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ऐसा आप कम भी बना सकते हैं। ऐसे ये वाला पार्ट हमने बनाए हैं, ऐसा बना सकते हैं इतना, तो भाई हमने इतना ज़्यादा झुका दिए थे, आप इतना ही बस कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इसको आपने ए कह दिया हमने। ठीक है, बाकी वाला पार्ट क्या है, खुला वाला पार्ट है ये वाला। तो ये गिनी गुणांक क्या कह रहा है आपको, जो है कि गिनी गुणांक अपना मान बताता है। पहला जो पार्ट बताया छायांकित भाग, मतलब कौन, ए वाला भाग, फिर उसके नीचे में किसको डाल रहा है, तो जितना ये छायांकित भाग है उसके नीचे वाला जितना पार्ट होगा उसको नीचे में डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम पे मत जाइए, सीधे जाइए कि जो ये समानता वाला रेखा है इसको मान देते हैं 0 दिया, और जो निचला जितना झुकेगा तो ये मान क्या दिया, इसको 1 दे दिया। तो 0 और 1 को बस आपको जानना है। पूछे गया सवाल, 3 टाइप से सवाल पूछेगा। पहला जो सवाल पूछेगा भाई गिनी गुणांक का मान क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ऐसा देगा, मान लो ऑप्शन यहाँ में लिख रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, आपका डी है। तो ए दिया हुआ है 1 से 0, दूसरा दिया है 0 से 1 दिया हुआ है, दूसरा दिया है 1 से 2 दिया है, दूसरा दिया 2 से 1 दिया है। तो आप बताओ क्या है इसमें, गिनी गुणांक का मूल्य क्या होता है, मान क्या होता है, तो 0 से 1 लेना है। फिर एक सवाल पूछता है भाई, ऐसे मान लो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मुझे समानता का मान बताइए, पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक, 0 है, 1 है, -1 है, ठीक है, और आपका 2 कर दीजिए, ऐसा दिया हुआ मान लीजिए। अब पूछे क्या, समानता पूछे मान लो, तो क्या बोलेंगे, तो 0 ए आएगा। असमानता पूछे क्या लेना है, ए, आपको बी लेना है। ठीक है, बी मतलब 1 लेना है। तो ये 3 सवाल आपका आएगा, किसमें, वनडे एग्जाम में आता है। अभी किसके आधार बनाए, मान लो गिनी गुणांक का बेस क्या है, तो लॉरेंज वक्र है। गिनी गुणांक का बेस क्या है, तो आपका लॉरेंज वक्र है। तो लॉरेंज वक्र को ही इन्होंने गणित के हिसाब से समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। याद क्लियर है, बन जाएगा। अगर ये नंबर आपको समझ में आ जा रहा है तो सीधे से आपको काम चल जाएगा जो है। ठीक, चलो अब बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 2 हमने देख लिए, अब आते हैं भाई नेक्स्ट। तो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार देख लिए, तीसरा क्या है, थर्ड। तीसरे में आ जाओ, क्या नाम है तीसरे का, परिस्थिति जन्य गरीबी। ठीक है, परिस्थिति जन्य गरीबी। आप लोग बताइए कौन कौन से ऐसे जीवन में परिस्थितियां आ सकती है जिससे हम गरीब बन सकते हैं, बताइए बताइए कैसे हो सकता है। बाजीगर हो बाजीगर, ये गाना सुने हो, कौन सी फिल्म का है, अच्छा बाजीगर का है। उसमें क्या स्टोरी है, एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी का, सुने हैं। तो देखो भाई ऐसा है कि अब बाजीगर में जो हमारा हीरो है उसका पिताजी है, SR के बोलते हैं ना, तो सब पिताजी बहुत अमीर है, बहुत रिच है, और किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं। अब बाहर जाते हैं अपने जो बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड है या जो ऑफिस का मेन है पर्सन है उसको पावर देते हैं। पावर क्या देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। इसका मतलब है कि भाई उनके अनुपस्थिति में वो कंपनी में सारे निर्णय यहाँ पर ले सकता है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर ध्यान है, जिस व्यक्ति को दिया, जिस पर्सन को दिया गया था, उन्होंने क्या कर दिया, तो अपना उस कंपनी के नामकरण ही अपने नाम पर चढ़ा देता है, यही था। तो इस कारण क्या हुआ, शाहरुख खान गरीब हो गया, बस इतना ही है, ये टॉपिक बस इतना ही है। तो परिस्थिति जन्य मतलब होता है कोई आपदा आ गया, कोरोना देख लो, जो है माता पिता चले गए, माता पिता का डेथ हो गया, किसमें, कोरोना में हो गया, तो बच्चे क्या हो गए यहाँ पर भाई, तो भाई अब बच्चा को संभालने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो बच्चा अनाथ हो गया, क्या हो, उस कारण गरीब हो गया। भाई उसे पिताजी क्या हो गया, दिवालिया हो गया मान लीजिए, या ऐसा कुछ केस हो गया मान लो, तो इसमें क्या हो गया, गरीब हो गया जो है। तो किसी ऐसे कंडीशन, ऐसे परिस्थिति जिससे कि जो परिवार के सदस्य होंगे, बच्चा हो सकता है, पत्नी हो सकता है, बेटी हो सकता है, अब उनके आजीविका चलाने के लिए अपने आप में प्रश्न मार्क लग गए हैं, मतलब क्या करे कैसे करे, ऐसी स्थिति में आ गया है, तो उससे कहते हैं परिस्थिति जन्य गरीबी कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, समझ आए जी, तो बस इतना ही आपको समझना है। चलो, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, जब जब किसी व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित, जब किसी व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित
अप्रत्याशित घटना घटने के कारण उत्पन्न होने वाली या बनने वाली गरीबी को परिस्थितिजन्य गरीबी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एसपी बोलते हैं ना, ध्यान रखना। सिचुएशनल पॉवर्टी इसे कहा जाता है। तो एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो उदाहरण में सबसे बेस्ट है तो यही कोरोना वाला ले लो। कोरोना कोविड-19, ठीक, कोविड-19 के कारण क्या हुआ? माता पिता डेथ हो गया मान लो, ठीक, माता पिता का डेथ हो गया मान लीजिए। तो हमने क्या चलाए थे? सीजी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लेके आया था, महतारी दुलार योजना, सुने होंगे आपने। तो माता पिता मान लीजिए डेथ हो गया, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई यहाँ पर ध्यान रखना, दुर्घटना हो गया, प्लेन क्राइसिस हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो, जरूरी नहीं प्लेन ही में हो जाए, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो दुर्घटना हो गया, जो है कहीं बाढ़ आ गया, ठीक, तो इत्यादि। इन सभी कारण यदि कोई व्यक्ति जो है अगर गरीबी के नीचे अपने मूलभूत आवश्यकता, तो क्या जब ये होगा तो क्या होगा? बेसिक नीड की दिक्कत आएगा फिर से। तो ऐसे सिचुएशन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है परिस्थितिजन्य गरीब कहें, गरीबी के शिकार उनको कहा जाएगा जो है, ठीक है। अब आता है जी नेक्स्ट जो आता है उसको क्या बोलते हैं? पीढ़ीगत। तो नेक्स्ट आ रहा है उसको बोलते हैं पीढ़ीगत गरीबी, ठीक है। तो जनरेशन पॉवर्टी कहेंगे, जीपी कहेंगे, ध्यान रखना इसको। पीढ़ीगत गरीबी क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कितने पीढ़ी तक अगर गरीब है तो उसको कहा जाएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक उसके परिवार के मेंबर क्या हैं, अगर गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तब उसे कहा जाएगा पीढ़ीगत गरीबी, उसे कहा जाएगा। तो आप गरीब हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाओगे तो ये आपकी गलती है, ठीक, यही है। तो भाई आपका दायित्व क्या है? पहले जिसने भी आपको फैमिली में जो भी स्थिति में आज आपको दिया है उसके स्थिति को बड़ा करना आपको क्या है? पहले प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, याद रखना, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक जब गरीबी का प्रभाव बना रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जीपी कहते हैं, पर पीढ़ीगत गरीबी कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमने 4 तरह के गरीबी प्रकार देखे। इनमें से पहला 2 वाला बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आपका रिपीट होता है। ये नई कॉन्सेप्ट है, अधिकांश बुक में किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा एडवांस लेते हैं, नेशनल लेवल के बुक पढ़ते हैं, तो आपको ये भी वहां पर देखने को मिलेगा जो है। क्लियर है? तो क्या क्या देखे, एक बार रिवाइज कर लो एक बार फिर से यहाँ तक आने से पहले। तो पहले हमने बात की भाई गरीबी क्या होता है, तो एक बेसिक हमने अर्थ देखे, इसके परिभाषा देखे। परिभाषा में 5 आधार याद रखना है, कौन सा? भोजन है, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और आपका शिक्षा। इनके अनुसार जो है नीति आयोग के अनुसार। फिर प्रकारों की हम बात करें तो 4 तरह के प्रकार होता है, एपी है, आरपी है, एसपी है और आपका जीपी है, ठीक है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट की बात करता है, एक्चुअल जो गरीब है उनको हम काउंट करेंगे। सापेक्ष अमीर गरीब की तुलना हम करते हैं, आय की असमानता का माप किया जाता है। और यहीं पर ध्यान, निरपेक्ष के लिए हम मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं? हेड काउंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। और सापेक्ष के लिए, सापेक्ष जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक। तो यहां पर ध्यान पूछता है निरपेक्ष गरीबी कहां पर पाई जाता है? तो विकासशील देशों में। अब विकसित देशों में यहां लिखना जो छूट जा रहा था, यहां पर सापेक्ष गरीब कहां पाई जाती है, विशेषकर कहां गणना करते हैं? तो यह विकसित देशों में, डेवलप कंट्री में, विकसित देशों में, ठीक है। अब ये वाला आपका है विकासशील देशों में, जैसे भारत हो गया, ये कहां पर? जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हमने बात की कि लॉरेंज वक्र क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है। तो लॉरेंज वक्र के ही आधारों को गिनी साहब ने अपने चार्ट में बताते हैं, नंबरिंग कर दिए, समानता के 0 का है, असमानता के लिए 1 मूल्य मान यहां पर देते हैं। फिर देखें परिस्थिति मतलब क्या होता है कि भाई कोई अप्रत्याशित घटना घट जाता है,
उसके कारण व्यक्ति गरीब हो जाता है, उसको परिस्थिति जन्य गरीबी कहलाएगा। और यहाँ पर पीढ़ीगत का मतलब है जहाँ 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक गरीबी प्रभाव बना हुआ है, तब कहलाएगा आपका पीढ़ीगत गरीब कहलाएगा। तो ऑप्शन रहेगा 1 पीढ़ी तक, 2 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो 2 से आगे काउंट करना है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बोला गया है, 1 पीढ़ी वाला को उसको शामिल नहीं करेंगे जो है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन याद रखना 2, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा रहेगा, तो 2 को आपको आंसर वहां पर लगाना है जो है, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक तो हो सकता है, 4 तक भी हो सकता है, लेकिन बेस कहां से बन रहा है, 2 से बन रहा है। तो 2 को आंसर यहाँ पर लीजिएगा। सवाल समझ में आएगा, समझ में पूछेगा। तो जैसे पूछा पीढ़ीगत गरीबी का प्रभाव होता है, तो 1 पीढ़ी तक, 2 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक, तो कहाँ लेना है आपको, 2 पीढ़ी लेना है। 3 तक भी हो सकता है, 4 तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसलिए आपको 2 को आंसर लेना है। क्लियर। अब क्या देखो, क्या लिखे थे नेक्स्ट, अर्थ परिभाषा देख लिए, प्रकार देख लिए, फिर क्या था नेक्स्ट देखो। तो अब आते हैं गणना कौन करता है, ध्यान रखना इसका जो है। तो हमने कुछ टाइम पहले पढ़े थे राष्ट्रीय आय में 3 तरह के संगठन पढ़े थे, एक था CSO था, एक था NSO था। तो अब तक से ध्यान रखना क्या हो रहा था कि 2019 तक नेक्स्ट आ रहा है गरीबी गणना, गरीबी की गणना, गरीबी की गणना हम बात करते हैं। तो 2019 के पहले, ठीक है, 2019 के पूर्व या पहले, ठीक है, इसका गणना करता था, उसका नाम था NSSO, ठीक है, ये गणना यहाँ पर करता था। लेकिन 2019 में क्या किया गया, तो अब भैया 2019 में क्या किया हमने, तो 2019 में हमने यहाँ पर 2 संगठन है, एक है CSO और किसको, NSSO। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, विलय कर दिया, का विलय किया गया, मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करके हमने क्या बना दिए, तो भैया इन दोनों की जगहों पर हमने एक नया संस्था बनाते हैं, उसका नाम क्या है, NSO है, ठीक। तो NSO आज की डेट में भारत में गरीबी क्या करता है, संख्या क्या है, इसका आकलन करने का काम यहाँ पर करता है। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि भारत में गरीबी आकलन कौन करता है, NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। और कितने वर्षों में, तो मुख्यतः लगभग सामान्यतः 5 वर्षों में इसकी गणना यहाँ पर किया जाता है। औसतन कितने वर्ष गणना, औसतन कितने वर्षों में, औसतन कितने वर्षों में गणना, यहाँ लिखना गणना औसतन कितने वर्षों में, गणना औसतन कितने वर्षों में की जाती है। तो यहाँ पे आंसर है 5 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में। और कई बार क्या डिले भी हो सकता है, तो औसतन हो ना, औसतन सामान्यतः कितने वर्ष में, 5 वर्ष, मतलब ऐसा पूछे 5 वर्ष लेना है। कौन करता है, NSO लेना है, ऑप्शन नहीं रहेगा, CSO भी रहेगा, NSSO भी रहेगा और NSO भी रहेगा, तो ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो आपको लेना है NSO को लेना है भैया। NSO ऑप्शन नहीं रहेगा तब लेना क्या है, NSSO को लेना है। तो समझ आ गया, तो ये ध्यान रखना है। तो आपका ये अभी करंट की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन में रहे, ऊपर वाले को आंसर यहाँ पर ले लीजिएगा जो है। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं भैया कि NSO को बताया था आपको मंत्रालय क्या है, कौन से मंत्रालय अधीन आता है, इसको ध्यान रखना है। NSO के मंत्रालय, NSO किसके अधीन है, किनके अधीन है, कौन से मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो हम बात किए थे, क्या बोल रहे थे यहाँ पे, MOSPI लिखे थे, MOSPI, MOSPI, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय भारत सरकार का, इसके अधीन काम करता है कौन, NSO काम करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हिंदी में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, NSO यहाँ पे काम करता है। लेकिन पहले जो NSSO था, ये करता था वित्त मंत्रालय के अधीन काम यहाँ पर करता था। तो ये बेसिक ध्यान रखना। मान लो केवल यही बस पूछा है, NSSO कौन से मंत्रालय अधीन काम करता था, तो उसका आंसर आपका वित्त मंत्रालय है, पहले ना ध्यान रखना। अब तो खत्म कर दिया गया है, तो ये ध्यान, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, के अधीन कार्य करता था लिखा, मतलब
पहले करता था। ठीक, अब क्या बना दिए, NSO बना दिए गए, तो किसके मंत्रालय में, तो मॉस्पी। ठीक, केवल मॉस्पी क्या है पूछ देता है, ध्यान रखना, केवल मॉस्पी क्या है पूछ देगा तो आपको बता दें मंत्रालय है, कौन सा, सांख्यिकी मंत्रालय की तरह से। ठीक, तो उसको लिखना, लिख लो जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक, तो ये है, ध्यान रखना आपका मॉस्पी का हिंदी फुल फॉर्म, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये है मॉस्पी है। तो इतनी बातें आपको गणना के बारे में याद यहाँ पे रखना है। 15, देखो इसके पहले क्या बात की थी हमने, गरीबी और बेरोजगारी गणना कौन करता था, आपका NSSO करता था। अब NSSO खुद ही मर्ज हो गया, तो ये कौन नया संगठन है, NSO आ गया। तो आज की डेट में आपको गरीबी का लेना है, बेरोजगारी का लेना है, तो आपको यही आंसर आपको लगाना होगा। लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखना, ऑप्शन में पहले देख लेना क्या क्या दिया हुआ है, एकदम तुक्का मत मार देना जो है, बस ये तो दिख गया भैया भगवान जाने, तो ऐसा मत करना, पहले उसको थोड़ा सा चारों ऑप्शन देखना है क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ तक बन जाएगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं गरीबी के गणना से जुड़े हुए कौन कौन समिति बना यहाँ पर। तो भाई हम बात किए थे भारत में 1950 में हमने योजना आयोग गठन किए थे, 15 मार्च था 1950 था, और योजना आयोग के निर्देशन में ही भारत में पहली बार, ध्यान रखेंगे, गरीबी के आकलन के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण यहाँ पर चालू होता है। इसी में पहला समिति आता है प्रोफेसर DR गाडगिल समिति आता है, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था 1962 में। इन्होंने बताया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपया और शहरी क्षेत्र में कितना 25 रुपया कमाने में, एक दिन अपने खर्च करने में व्यक्ति क्या है, अक्षम है, तो उसे कहा जाएगा गरीब, यहाँ पर माना यहाँ पर जाएगा जो है। तो एक कंप्लीट, एक कह सकते हैं एक क्लास है इस पर जो है। तो मैं एक समरी यहाँ पर बताता हूँ, मैं ये चाहे आप बना सकते हैं, बुक में दिया हुआ, देखो बुक में दिया चार्ट दिया होगा आपके, तो वो चार्ट में जो कह सकते हैं कमेटी दिया होगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद आपको रखना है। और लास्ट के दोनों को याद रखना है, लास्ट के दो है, एक है तेंदुलकर समिति और एक है रंगराजन समिति, इसको ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो कब कब आ रहा है, देखो यहाँ पर जो है कितना चार्ट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम आपके उसमें दिख रहा होगा। तो गरीबी के मापन से जुड़े हुए कमेटियां, गरीबी मापन से जुड़े हुए समिति, ठीक, जल्दी से बना लीजिए, गरीबी मापन से जुड़े समितियां, कौन कौन से समितियां बनाया गया था, तो यहां पर आता है 1962 से लेकर 2014 तक समिति हमको देखने को मिलता है। 14 के बाद अलग से सक्सेना कमेटी और बनाया गया था, 15 में भी बनाया गया था, लेकिन ये जो बेसिक है यहाँ सवाल पूछता है उतना आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। तो कितने कॉलम है जी, 5 कॉलम है, तो 5 यहाँ पे लाइन बना लो जो है, आओ लाइन को ले आते हैं। तो एक जो कॉलम है उसमें रखना भाई कौन से वर्ष, समिति का नाम रखना, कौन से समिति था उसका नाम रखना, फिर कौन से वर्ष में उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया, केवल वर्ष रहेगा इसमें जो है, टेढ़ा हुआ है क्या देख लेना थोड़ा सा। फिर आता है भैया कि इन्होंने गरीबी के मापन का आधार क्या था, तो तीसरा रखना आधार रखना। ठीक है, आधार के बाद नेक्स्ट आएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना बताया, और फिर आपका शहरी क्षेत्र कितना यहाँ पर बताया था। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, जो दूर बैठे होंगे अच्छा चश्मा दिख रहा होगा तो बना लीजिएगा, लाइन को थोड़ा सीधा कर लेंगे। मेरे चश्मा इतना ही दिख रहा है, बाकी टेढ़ा है, मुझे समझ में आ रहा है, सुधार लेना जो है। तो कब आया भैया, तो पहला कमेटी आता है प्रोफेसर DR गाडगिल कमेटी आया। ठीक है, तो पहला कमेटी हम लोग लिख रहे हैं प्रोफेसर DR गाडगिल। ठीक है, कब रिपोर्ट दिया, 1962 में दिया। तो पहला इधर रखना समिति के नाम, वर्ष, ठीक है, मापन का आधार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, ये 5 आपका ये मापदंड यहां बनना चाहिए जो है। कुछ समझ आया नहीं आया जी, आ गया, तो उसको लिखना पड़ेगा, बन जाएगा ये वाला। ये ऊपर में समिति के नाम यहां पर लिखना है आपको, समिति का नाम लिखना है। चलो जल्दी से लिख लेते, नाम हो गया। प्रकाशन, रिपोर्ट का प्रकाशन है, रिपोर्ट कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित किया गया था रिपोर्ट, ये उसका हो गया। इसका आधार, कौन से आधार पर इन्होंने गणना किया था। नेक्स्ट आएंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और नेक्स्ट आपका शहरी क्षेत्र के लिए।
तो ये हो गया 5 आधार है, ध्यान रखना। ये अगर मेंस में जाते हैं तो ये 8 नंबर पे पूछता है कि भारत में गरीबी के मापन के लिए गठित विभिन्न समितियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहला आता है प्रोफेसर D.R. गाडगिल है, 1962 में रिपोर्ट दिया था। न्यूनतम उपभोग व्यय आधार क्या था गणना का, तो वो है न्यूनतम उपभोग व्यय। न्यूनतम उपभोग व्यय। अब न्यूनतम तो क्या है कि कितना रुपए अपने उपभोग के लिए पैसा खर्च करता है, उसे कहा न्यूनतम उपभोग व्यय कहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र आप देखेंगे मात्र 20 रुपया, तो यहां पर 20 रुपया ना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति, और क्या है प्रति माह है। एक महीना में एक व्यक्ति 20 रुपया से या उससे नीचे अगर क्या करता है खर्च करता है तो उसे गरीब यहां पर माना जाएगा। यहां पर बोला 25 रुपया, 25 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है, ठीक है। और लाइन दिख रहा है वो क्या है प्रति, आप समझ जाना। तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है। एक व्यक्ति एक महीने में 20 रुपया या उससे कम खर्च करता है किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसे निर्धन यहां पर माना जाएगा। 1962 में यहाँ कब 25 रुपये, कहां पर शहरी क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो समिति आता है रथ एवं दांडेकर समिति। नेक्स्ट आएगा कमेटी, उसका नाम है रथ एवं दांडेकर कमेटी, ठीक। 1900 कब आया, 1971 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और मानक पोषाहार इसका था, ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन, मानक पोषाहार, न्यूट्रिशन कितना मिलना चाहिए, मानक पोषाहार कितना होना चाहिए, उसके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया था। बुक में संशोधन कर लेंगे जो है। इनका ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए 2250 रुपया, ठीक है, 2250 रुपया, ठीक है, प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है ये। यहां पर सेम ग्रामीण और शहरी दोनों सेम, बुक में सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कब, रथ एवं दांडेकर समिति रिपोर्ट कब दिया, 1971 में। आधार क्या था, मानक पोषाहार, मतलब एक दिन में जो भी खाना खा रहा है व्यक्ति जो है उसको खाने से कितना कैलोरी मिले। तो भाई ध्यान है 2250 कैलोरी प्रतिदिन है ये, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कैलोरी ना ध्यान रखना, कैलोरी है ये रुपए नहीं ध्यान रखना, कैलोरी में है ये, ठीक है। तो 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है। इतना अगर उसको अपने खाने से मानक पोषाहार मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसे इसका इतना इससे नीचे मिल रहा है तो उसको गरीब यहां पर माना जाएगा। और सेम आपका यहाँ पर शहरी क्षेत्र में भी सेम। फिर आता है जी नेक्स्ट कमेटी आता है वाई के अलग समिति, ठीक है। कब आया रिपोर्ट इन्होंने दिया, 79 में, 1977 गठन हुआ और 79 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इनका भी मानक पोषाहार जो है सेम फार्मूला था गणना का। इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र कितना 2400 कैलोरी और 2100 कहां पर, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। इसको आप परिभाषा में भी डाल सकते हैं, कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में कितना 2100 और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 रुपये कैलोरी से कम प्राप्त कर रहा है प्रतिदिन, तो उसे निर्धन कहा जाएगा। तो आप परिभाषा भी बना सकते हैं और अधिकांश किताब में परिभाषा के रूप में ये दिखता है। ये समझ आया ये वाला वाई के अलग। अरे हम लोग जनरली कैलोरी में बात नहीं करते, लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं, कितना एक्स्ट्रा फैट हो गया तो उसको भी नापते हैं लोग जो है, फिर उससे कितना कूदना है, उछल कूद कर रहे हैं वो भी करते हैं। और गाँव वाले क्या करेंगे, पहले दबा खाएंगे पहले जो है, और फिर बाद में सोचेंगे जो होगा देखे जाएगा। लेकिन कहीं पर जो है इंडिया में कोई व्यक्ति शहर में रहे, ग्रामीण क्षेत्र में रहे जो है, लेकिन मिठाई डब्बा आएगा तो भाई एक बार तो नहीं कहेगा, लेकिन दूसरी बार रोक नहीं पाएगा, तो खा ही लेगा जो है। वैसे किसी मेहमान जाओगे तो एक बार तो मना करोगे, 2 बार मना करोगे, लेकिन तीसरी बार अब तो खा लेता हूँ भैया। लेकिन खाना भले कम खाओगे लेकिन खा तो लोगे ही लोगे, भले तुम तुरंत खा के गए थे। चलो, तो वाई के अलग 1979 में, 77 में गठन हुआ था, 79 में रिपोर्ट दिया था। क्लियर यहाँ पर। इसके बाद आता है जी डी.टी. लकड़वाला। नेक्स्ट आता है 93 में रिपोर्ट देता है डी.टी. लकड़वाला कमेटी। जल्दी से लिखेंगे डी.टी. लकड़वाला कमेटी। 1993 को 1993 अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इन्होंने इंडिविजुअल स्टेट में गरीबी आकलन का समर्थन करते हैं। प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक राज्य का पृथक पृथक गरीबी के
मापन की बात करते हैं। पहले एक राज्य गणना करेंगे, फिर सेकंड राज्य गणना करेंगे, ऐसी बात करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं, ग्रामीण कृषक हैं, कृषकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, कृषकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, किसके? कृषकों का। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? कृषकों का आएगा, कृषकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। और यहां पर औद्योगिक श्रमिकों, शहर में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर सेम। यहाँ पे ग्रामीण श्रमिक के, मजदूरों के, और वहां पे औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? एक बास्केट है, एक टोकरी है, जिसमें सरकार ने एक निर्धारित क्या रखा है? वस्तुओं को डाल दे, एक लिस्ट बनाया है। और कॉमनली इन लोगों से, मजदूरों से पूछा जाएगा भाई कि इस लिस्ट में से आपने कितने वस्तुओं को खरीदारी किए हैं अपने उपभोग के लिए। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट है। यहाँ किन से पूछेंगे? औद्योगिक श्रमिकों से पूछेंगे। यहाँ पर इनसे जो कृषि कार्य करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, उनसे हम यहाँ पर पूछते हैं। और उस बास्केट में जो समूह बनाया गया है वस्तुओं का, उसमें कितना इस्तेमाल किया था, कितना नहीं किया था, उसके आधार पर गणना यहाँ पर की जाती है। तो अभी सल में इतना यहाँ पर समझ जाइए। अब आते हैं भाई, कितना होगा? 1993 हो गया। 93 के बाद जो आते हैं जी, उनको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछता है। एक है प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। तो प्रोफेसर है सुरेश तेंदुलकर समिति, मोस्ट लगा दीजिए, 4-5 बार कलर कर दो, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो इसका गठन हुआ था, ध्यान है, 2005 में, और रिपोर्ट दिया था 2009 में। तो दोनों को याद रखना, गठन को भी याद रखना और इसका रिपोर्ट को भी ध्यान रखना, कब प्रकाशित उसको भी याद यहाँ पे रखेंगे। तो इन्होंने मासिक उपभोग व्यय को, मासिक उपभोग व्यय, मासिक उपभोग मतलब एक महीने में अपने उपभोग के लिए कितना खर्च कर रहा है, इसके आधार पर गणना यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर ये लिख लो पहले, सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति, ये बना था 2012 में और रिपोर्ट दिया था 2014 में। कौन छूट गया? उसको छोड़ ही दो, जो है छूट गया तो छोड़ दो, जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना, बस इतना जो आ रहा है, दोनों में बात कर रहे हैं उसको लिखना जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका तेंदुलकर समिति और आपका सी रंगराजन समिति जो है। ठीक है, अब तेंदुलकर समिति कितना है? 816 रुपया और 1000। कितना बोल रहा है? 816 रुपया, 816 और यहाँ पर 1000 रुपया। शहरी क्षेत्र में 1000, महंगाई थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है। तो शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो 1000 रुपया या उससे कम अपने एक महीने के उपभोग के लिए पैसा खर्च करता है, तो उसको निर्धन यहाँ पर माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 816 रुपया। यहां हम रुपए की बात करें, कितना हुआ? 27 रुपया प्रतिदिन, 27 रुपया प्रतिदिन। ठीक है, अब यहां पर 33 रुपया प्रतिदिन है। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो एक व्यक्ति एक दिन में 27 रुपया उससे कम खर्च कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको निर्धन माना जाएगा। ठीक है, अब वो 27 रुपये का टाटा नमक खरीदे, क्या करे वाला मैटर है ना, ध्यान रखना। लेकिन क्या है, ये मानक यहाँ बताया गया था किनके द्वारा? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर 972, देखो कितना है, 972 और 1407 रुपया, 972 और आपका 1407 रुपया, ये सेम रहेगा मामला। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखे 972 एक महीने में खर्च करता है, सेम। यहाँ पर कितना? 1407 रुपया। अब यही सवाल आपका पूछा गया पीएससी प्रीलिम्स में, सी रंगराजन समिति पूछा गया था, किनका सिफारिश था? ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया। तो आपका आंसर है सी रंगराजन समिति जो है। और हम बात करते हैं भैया, अब इसका हम देखें प्रतिदिन के हिसाब से कितना होगा, तो 32 रुपया और कितना? 47 रुपया। तो ये भी आप वहां पर ऐड कर लेंगे, कितना? 32 और 47। ये कुछ समझ आया नहीं आया? ये आ रहा है 32 रुपये, किसमें? रुपया प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन की बात कर रहा है। और एक महीने में कितना? 972 रुपया। यहाँ पर 47 रुपया पर डे बात कर रहे हैं, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, प्रति रुपया प्रतिदिन। तो ये दिन में है और ऊपर वाला महीना में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इन दोनों ने 2011-12 में, ठीक है, भारत में कितने गरीब कितने हैं उसका भी इन्होंने रिपोर्ट बताते हैं। ओवरऑल कितना बताया? तो एक बताते हैं 21.9%। इसके अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितना गरीब हैं, कब के वर्ष पर? 2011-12 में भारत में कितने गरीब है ये बताता है। तेंदुलकर समिति बोलता है 21.9%। और जो सी रंगराजन समिति है, ये वाला है,
ये बताता है 29.5%। इसको लिख लेंगे, सुधार कर लेंगे अगर नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये दो याद रखना। तो भारत में गरीब कितने हैं बताए इन्होंने, तो आप पहले वाले में याद रखना वो है 21.9%, और दूसरा वाला बोल रहा है कितना आपका 29.5% भारत में गरीब है। कौन से ईयर का था ये, 11-12 इतना हमको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद आपको रखना है, सवाल यहाँ से बिल्कुल आता है।